अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? अच्छा देखें, आज हम फिलॉसफी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सेकंड लेक्चर में आज हम जो मेथड का पोर्शन है वो पढ़ेंगे कि फिलॉसफिकल जो मेथड है तो उनको हम डिस्कस करेंगे। कल हमने यहां पे बात खत्म की थी पहले लेक्चर में कि सुकरात ने सोफिस्ट को काउंटर किया था, और सोफिस्ट को जब इसने काउंटर किया उसके नतीजे में लोग इसके खिलाफ हो गए। एक इसके खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया और कहा, इस पे इल्जाम ये लगाया गया कि ये जो मस्बी हमारे जो मामलात हैं उनमें इंटरफेयर कर रहा है और ये नौजवानों को अपनी जो वहां की सोसाइटी है उसके जो फैब्रिक है उसको ये उधेड़ रहा है, उसको खराब कर रहा है। तो इस पे केस चला और केस चलने के नतीजे में सुकरात को जहर का प्याला हेमलाक पीना पड़ा। प्लेटो ने अपने एक मकालमे में, एक बड़ा तवील वो सारा मकाले में वो लिखा है कि किस तरह जब इसको सजाए मौत हुई तो कितना पुरसकून था ये इंसान। वो इंसान जो अपनी सारी जिंदगी वाकई अपने एक सच्चे मकसद के लिए गुजारता है तो मौत के वक्त वो मुकम्मल तौर पे खामोश होता है, वो पुरसकून होता है। तो सुकरात ने जो इसका मेथड था, ये किस तरह इसने अपनी फिलॉसफी, इसने कोई बुक नहीं लिखी है, तो इसके मेथड पे भी प्लेटो ने ही इसका जो मेथड था वो मुतारिफ कराया कि इसका अंदाज क्या था। हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि फिलॉसफिकल मेथड क्या होता है। फिलॉसफिकल मेथड जो होता है, बुनियादी तौर पे जब से भी फिलॉसफी वजूद में आई थी तो तमाम जो फिलॉसफर थे प्री सुकराटिक, वो एक तरीकाकार ढूंढ रहे थे, एक ऐसा आप समझें कि एक ऐसा एक जरिया ढूंढ रहे थे जिसके जरिए या जिस फ्रेमवर्क के अंदर वो जो फलसफे के मसाइल हैं, जो जिंदगी के बुनियादी मसाइल हैं, उन मसाइल के लिए कोई पैमाना होना चाहिए ताकि उस पैमाने पे उनको परखा जा सके। उन सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए वो पैमाना इस्तेमाल किया जाए। अब फिलॉसफिकल मेथड की तारीफ लिखी है, अटेम्प्ट टू प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क इन रीजन दैट कैन एक्सप्लेन ऑल क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू ह्यूमन लाइफ। कि फिलॉसफिकल मेथड से मुराद एक ऐसा फ्रेमवर्क ह्यूमन रीजन के अंदर, ह्यूमन दिमाग के अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर का बिल्ड करना था कि जिसके थ्रू हम जिंदगी, इंसानी जिंदगी को दरपेश मसाइल, मौत क्या है, जिंदगी क्या है, दोस्ती क्या है, सच्चाई क्या है, ऐसे जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स को हम उस फ्रेम के अंदर, रीजन के अंदर एक पैमाना हो जिसके ऊपर रख के जांच सकें, जिसकी जांच पड़ताल कर सकें। तो वो तमाम क्वेश्चन जो जिंदगी को, जो मैटर के मुतालिक है, जो सोल के मुतालिक है, उन तमाम प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए एक फ्रेमवर्क, जैसे आपने देखा है कि साइंस के अंदर कुलिये होते हैं, मैथमेटिक्स के अंदर कवानीन होते हैं, जैसे न्यूटन के लॉ हैं, जैसे ज्योमेट्री के लॉ होते हैं, तो वो ऐसी कोई चीज ढूंढना चाह रहे थे कि कोई सॉलिड चीज हो जिसके थ्रू हम चीजों को एक्सप्लेन कर सकें, उन मसाइल के ऊपर जो है उनका जायजा ले सकें। तो ऐसे ही जो चीज है आपने उसको फिलॉसफिकल, उसको जो है मेथड बोलते हैं, और फिलॉसफिकल ऐसे ही मेथड की क्वेस्ट जो है वो सुकरात ने भी की। अब फिलॉसफी के अंदर डिफरेंट मेथड हैं, जैसे आगे जाके आप पढ़ेंगे कि इंडक्टिव मेथड होता है लॉजिक का, डिडक्टिव मेथड होता है, उसी तरह एक लॉक का जो है वो मेथड है, मिल के मेथड है। अब इसके जितने फिलॉसफर आए हैं उन्होंने मेथड दिए हैं। तो सबसे पहला जो मेथड था ये सुकरात का मेथड हम डिस्कस करेंगे कि सुकरात का मेथड क्या था। अब हम देखते हैं कि ये जो सोफिस्ट थे, सोफिस्ट बुनियादी तौर पे वो लोग थे
जिनका मकसद ये नहीं था कि सच्चाई को जो है वो डिटरमिन किया जाए, उसको वाजे किया जाए, बल्कि इनका काम बुनियादी तौर पे लैंग्वेज के अंदर ऐसे तरीकाकार, ऐसी फैलसीज और ऐसी चीजें मुतारिफ कराना थी जिसके थ्रू कोई आदमी जो है वो अपने मौकिफ को बयान कर सके, अपने मौकिफ को साबित कर सके। ये सफिस्ट थे। और मैंने बताया था कि ये बुनियादी तौर पे अपॉर्चुनिस्ट थे। इनको क्या था कि लोगों से बड़ी भारी फीसेस लेते थे और उनको ये रेटोरिक, ओरेटरी का इल्म सिखाते थे। और इनके नजदीक जो मॉरलिटी थी उसकी कोई फिक्स मॉरलिटी नहीं थी, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं थी। कोई आदमी किसी भी हवाले से इनके पास जाकर सीख सकता था कि मैं जो है रात को दिन मैंने साबित करना है, तो मुझे सिखाओ मैं कैसे करूंगा। तो ये उसको ये तरीकाकार सिखा देते थे। लेकिन सुकरात का जो मकसद था वो सच्चाई की तलाश थी, वो हकीकत की तलाश थी, हकीकत को डिफाइन करना था, और इसका मकसद इंतहाई पॉजिटिव था। अब जब भी सोफिस्ट के हवाले से हम देखते हैं तो एक ऐसे आदमी जो अपने मफादात के लिए जो है लोगों को ऐसे तरीकेकार सिखा रहे हों जिसमें मॉरलिटी का कोई वजूद ना हो किसी चीज का, तो वो सोफिस्ट्री है। लेकिन सुकरात का जो पर्पल था वो बुनियादी तौर पे हक का पर्पल था, सच का पर्पल था। वो चाहता था कि मैं ऐसी डेफिनेशन दूं कि वाकई चीजों की एक डेफिनेशन मुकर्रर हो जाए और हक सामने आ जाए, बातिल से अलग हो जाए। तो ये सुकरात का जो मेथड है उसका बुनियादी, सुकरात वर्सेस सोफिस्ट जो हम देखते हैं तो हमें ये फर्क नजर आता है। दूसरी बात कि सुकरात ने जो मेथड मुतारिफ कराया ये बुनियादी तौर पे डायलेक्टिकल मेथड था। डायलेक्टिकल मेथड आगे आगे हेगल के साथ ज्यादा वाबस्ता है और कार्ल मार्क्स ने इसको अडॉप्ट किया। तो इसके अंदर जब हेगल कहता है कि कोई भी बात होती है आप इसको आसान से जो है वो इस तरह समझें कि एक थीसिस होता है, दूसरा उसका एंटी थीसिस होता है, एक आदमी एक राय देता है, दूसरा उसके अगेंस्ट देता है, फिर इन दोनों बातों के दरमियान में एक सिंथेसिस होता है, यानी कुछ पार्ट उसमें थीसिस के होते हैं, कुछ एंटी थीसिस के होते हैं, उनके जो पॉजिटिव पार्ट्स होते हैं, कारआमद पार्ट्स होते हैं, उनको मिला के एक तीसरी राय कायम की जाती है। वो जो तीसरी राय होती है वो बजाते खुद फिर एक थीसिस बन जाता है, फिर उसका एंटी थीसिस आता है। हेगल कहता था कि जो लाइफ है, ह्यूमन हिस्ट्री है, उसने तमाम जो हिस्ट्री है आइडियाज की हिस्ट्री है, और आइडियाज ने ऐसे ऐसे जो है वो आगे एवोल्यूशन का प्रोसेस तय किया है। तो ये मेथड जो था सुकरात का, ये भी अपनी नेचर में बेसिकली डायलेक्टिकल के जो पहले ओरिजिन है वो सुकरात ने मुतारिफ कराया कि एक आदमी से कोई बात पूछी जाती थी, ये बाजारों में चला जाता और जाके अपने फेलो एथेनियंस के साथ डिस्कशन में जो है वो करना शुरू कर देता किसी एक टॉपिक पे कि भाई आपको पता है कि सच क्या होता है। तो दूसरा आदमी इसका जवाब देता, ये फिर उस पर काउंटर करता। तो करते करते ये एक मैं आगे इसका एक पढ़ के सुनाऊंगा आप लोगों को मकालमा कि किस तरह ये मुतय्यन करता था। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि डायलेक्टिकल मेथड था। डायलेक्टिकल में क्या होता है, एक पॉइंट आता है फिर उसके अगेंस्ट एक पॉइंट आता है, ठीक है, इसी तरह सिलसिला चलता था। एक तो ये था। उसके बाद आप इसमें ये देखते हैं कि ये एक डिसिप्लिन कन्वर्सेशन का मेथड था। ये बाज़ औक़ात कई कई घंटे मुसलसल गुफ्तगू चलती रहती थी, ये सवाल करता था, अगला जवाब देता था। ये एक टॉपिक पे डिसिप्लिन कन्वर्सेशन होती थी। तो आप अगर आपने रिपब्लिक पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट हैं उन्होंने रिपब्लिक के हवाले से, तो रिपब्लिक जहां पे शुरू होता है तो वहां पे भी सुकरात एक किरदार है। तो उस रिपब्लिक के अंदर भी एक वहां के सरदार के यहां एक दावत होती है और उसके ऊपर एक कन्वर्सेशन होती है जो आम बातों से शुरू होती है
کہ کھانا اچھا ہے تو اگر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے جی، اس کے اندر انگریڈینٹس جو ہے وہ بیلنس مقدار میں ہے، تو پھر یہ بات چلتی چلتی کہ اچھا ہونا بذات خود کیا ہے، یہ پھیلتی پھیلتی ریاست تک بات پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ایک ڈسپلن کنورسیشن کا میتھڈ تھا، کسی بھی ٹاپک پہ جو لوگ ہوتے تھے وہ آپس میں ایک اس میتھڈ کے تھرو ڈسپلن کنورسیشن متعین ہوتی ہے، اور ڈسپلن کنورسیشن کے تھرو کسی چیز کی جو ہے حقیقت کو جانا جاتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سقراط کا بنیادی مقصد یہ سفسٹ کی طرح یہ نہیں ہوتا تھا کہ بات برائے بات کی جائے، صرف لوگوں کو باتوں کے لینگویج کے چکر میں الجھایا جائے یا اپنی علمیت ظاہر کی جائے۔ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ کوسٹ فار ڈیفینیشن۔ کوسٹ فار ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں جی ایک دوستی کیا چیز ہے، اس کے اوپر آرگومنٹیشن ہوتی ہے، اور اس آرگومنٹیشن کے نتیجے میں آپ یہ بات متعین کرتے ہیں کہ واقعی دوستی کے یہ میننگ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ ایک جگہ پہ یہ سقراط کی ڈسکشن ہو رہی ہے، تو سقراط پوچھتا ہے کہ ایک امین آدمی، امانت دار آدمی کیا ہوتا ہے؟ تو اگلا آدمی اس سے کہتا ہے کہ امین آدمی وہ ہوتا ہے جو امانت لوٹا دیتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے اس کا مطلب ہے کہ امین ہونا ایک پازیٹو جو ہے وہ ویلیو ہے۔ ٹھیک ہے جی، پازیٹو ویلیو۔ پھر یہ سوال کرتا ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آ کے ایک گن رکھ دیتا ہے، کلہاڑا رکھ دیتا ہے، تو اس میں امانت کیا ہوگی؟ تو اگلا آدمی کہتا ہے کہ اس کے اندر امانت یا امین ہونا یہ ہوگا کہ وہ جب واپس مانگتا ہے تو آپ اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں اس کی امانت۔ تو سقراط کہتا ہے اچھا، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو پازیٹو ویلیو ہوتی ہے اس سے ہمیشہ اچھے نتائج متعین ہوتے ہیں، اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں؟ جی بالکل مانتا ہوں، اس سے اچھائی پیدا ہوتی ہے، اچھائی سے۔ اچھا، کہتا ہے کہ اگر وہ آدمی آپ کے پاس کلہاڑا لینے کے لیے یا اپنی گن لینے کے لیے اس وقت واپس آتا ہے جب اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، تو اب آپ کے نزدیک امانت کیا ہوگی، امین ہونا کیا ہوگا؟ آپ اس کو اس کی کلہاڑا واپس کر دیں گے؟ ہو سکتا ہے وہ تو کلہاڑا اگر آپ واپس کر دیتے ہیں تو آپ کو وہ اس کلہاڑے کے ساتھ وہ دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچائے گا، ہو سکتا ہے اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، وہ خودکشی کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس صورت میں واپس کرنا جو ہے وہ امین ہونا تو نہیں ہوگا۔ اس طرح کی جو اس کی صورتحال ہے، یہ ایک میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ یہاں سے ہم اس کا ایک چھوٹا سا مکالمہ پڑھیں گے اس کے اوپر کہ وہ کس طرح ایک نالج کے اوپر کس طرح وہ بتاتا ہے کہ نالج کیا ہے۔ اس کے ایک مکالمہ ہے، واٹ از نالج؟ علم کیا ہے؟ جب یہ اپنے مخاطب سے پوچھتا ہے تو اس کا مخاطب اس کو جواب دیتا ہے، یو آر آسکنگ می وٹ نالج از؟ ویل when you believe something very strongly, that is knowledge۔ سقراط سوال کرتا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے؟ تو مخاطب جواب دیتا ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ پختہ یقین رکھتے ہیں تو وہ نالج ہوتا ہے۔ سقراط: but that would mean that kids who believe in fairies actually know there are fairies if they believe this strongly۔ کہتا ہے کہ اگر بچے جو ہے اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ فیریز پریاں ہوتی ہیں اور ان کا بلیف جو ہے وہ بہت پکا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی فیریز ہوتی ہیں۔ آگے آپ اس کو یا مخاطب جواب دیتا ہے، دیٹ از گڈ پوائنٹ، ٹو نو سم تھنگ دین از ناٹ جسٹ ٹو بلیو اٹ ویری اسٹرانگلی، دی بلیف آلسو مسٹ بی ٹرو۔ وہ کہتا ہے کہ اصل میں اپنی بات کو دوبارہ واپس لیتا ہوں اور میں کہتا ہوں، ایک اور اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ اس بلیف کو بنیادی طور پہ صرف اس کے اوپر طاقت یا سٹرانگلی ہمارا بلیف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس بات کو سچا بھی ہونا چاہیے۔ سقراط: suppose the true belief which you say is knowledge is based on a lucky guess,
For instance, suppose I, Socrates, ask you to guess what kind of car I own, and you guess a Volvo. Even if your guess turns out to be right, would you call that knowledge? वो कहता है कि हो सकता है कि आप कह रहे हैं कि एक बात के ऊपर पुख्ता यकीन हो और वो बात सच्ची हो तो वो नॉलेज होगा, तो हो सकता है कि आपका जो सच है वो गैस पे मबनी हो। मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास कौन सी कार है, आप मुझे बताते हैं आपके पास हुंडई है, वल्वो है। हो सकता है ये आपका गैस हो तो ये सच्चा भी साबित हो, तो आपको पता होगा, नॉलेज होगा कि मेरे पास वही कार है। ये बात you are right again. So for one to know something, one must believe it strongly. It must be true, and it must not be mere a hunch or lucky guess. In other words, it must be based on good evidence or solid reasoning. तो आपने जवाब दिया आगे से कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि चीज को फकत नॉलेज के लिए जरूरी यह भी है कि उस पर यकीन हो, उसके बाद यह है कि वो बात सच्ची हो। इसके अंदर यह भी इजाफा है कि वो गेस पे मबनी ना हो, वाकई वो रीजन अकल पे मबनी बात हो। तो ये बुनियादी तौर पे नॉलेज की तारीफ होगी। अब आपने इस मकालमे से देखा कि वो कैसे एक सवाल से दूसरे सवाल पे जाता है, एक चीज को निगेट करके दूसरे के ऊपर करता है, मजीद उसी बंदे की कन्वर्सेशन से ही वो दूसरी कन्वर्सेशन जो है वो डेवलप करता है, उसी के जवाब में से जो है वो आगे सवाल उठाता है। वो कहा जाता है कि जो जवाब सवाल होता है उसके अंदर जवाब के अनुसार मौजूद होते हैं और हर जवाब के अंदर सवाल भी मौजूद होता है। अब ये उसका तरीकाकार था। इस तरीकाकार को जब हम एनालाइज करते हैं तो इसके अंदर हमें एक चीज मिलती है कि हम इसके स्टेप बनाते हैं कि इस मेथड के अंदर बुनियादी तौर पे कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व थे। सबसे पहला था प्रपोजिंग डेफिनेशन। सबसे पहले एक डेफिनेशन मुतय्यन की जाती है इस मेथड के थ्रू। रिबटिंग डेफिनेशन, दूसरे मरले पे उस डेफिनेशन को निगेट किया जाता है, उसकी निगेशन लाई जाती है, उसके ऊपर एक काउंटर आर्गुमेंट किया जाता है और उस काउंटर आर्गुमेंट की सूरत में जो डेफिनेशन होती है उसको मॉडिफाई किया जाता है। मॉडिफाइंग डेफिनेशन इन द लाइट ऑफ रिबटिंग। तो इस तरह जो डेफिनेशन थी उसको पहले निगेट किया गया, फिर उस निगेशन को सामने रखते हुए उसको तब्दील किया गया, मॉडिफाई किया गया, उसके अंदर मजीद चीजें ऐड करते चले गए। तो ये इसी तरह जो मॉडिफाई जो डेफिनेशन होगी फिर उसके ऊपर क्वेश्चन होगा और एक ऐसे आप मकाम पे पहुंच जाएंगे जिस मकाम पे जाके वो सारी जो उसकी चीज है वो सारी क्लियर हो जाएगी। जैसे किसी आर्टिस्ट ने ये कहा था कि उसने कहा जी आप कैसे बनाते हैं, बुत कैसे बनाते हैं या आप स्टैचू कैसे बनाते हैं, तो उसने कहा जी मुझे चट्टान खुद बता देती है कि मेरे अंदर ये स्टैचू मौजूद है, मैं उसका फालतू पत्थर उतारता जाता हूं। तो ये जो फालतू पत्थर उतारने का अमल था ये सुकरात क्वेश्चन के थ्रू करता था। क्वेश्चन के जरिए वो जो गैर जरूरी चीजें थी, जो एम्बिगुइटीज थी, वो हटाता चला जाता था। अब इसके हम साइलेंट फीचर पे आते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहली बात वो याद है कन्वर्सेशनल मेथड है। कन्वर्सेशन को अहमियत दी जाती है और कन्वर्सेशन के दौरान जो है वो क्वेश्चन उठाए जाते हैं और एक पॉजिटिव कन्वर्सेशन के थ्रू डेफिनेशन कायम की जाती है। उसके बाद ये कंसेप्चुअल है। ऐसे कंसेप्ट जैसे दोस्ती क्या है, फ्रेंडशिप, जस्टिस, फ्रीडम, डेमोक्रेसी, ऐसे जो कंसेप्ट्स हैं, इन कंसेप्ट्स को कंसेप्चुअल जो चीजें हैं उनके ऊपर ये मेथड अप्लाई होता है। फिर एक चीज है इंडक्टिव। इंडक्टिव मेथड में आगे जाकर डिटेल में पढ़ाऊंगा। ये मेथड इंडक्टिव है। इंडक्टिव वो होता है जिसके अंदर हम छोटे छोटे पार्ट्स को पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर उन पार्ट्स से हम आगे एक बड़ा कंक्लूजन निकालते हैं। मसलन मैं कहता हूं कि एक कौवा काला है, दूसरा काला है, तीसरा,
तो फिर मैं आगे जाके एक बड़े के तमाम कवे काले होते हैं। तो ये इंडक्टिव मेथड है, वो छोटी छोटी मिसालें लेता है और उससे एक नतीजा जो है वो निकालता है। इसके अगले एक मेथड होता है डिडक्टिव। ये दोनों अगर पढ़ने हैं तो डिडक्टिव मेथड वो होता है जिस मेथड में पहले एक मैं कहता हूं ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल या ऑल मेन आर मॉर्टल, फिर मैं कहता हूं सुकरात इज अ मैन, और मैं कंक्लूजन निकालता हूं कि सुकरात इज मॉर्टल। तो ये मेथड छोटे ऑब्जर्वेशन से नतीजे की तरफ भी जाता है और एक बड़ी चीज को सामने रख के उसके ऊपर भी ये रीजनिंग करता है और नतीजा निकालता है। इसी तरह सुकरात के हवाले से मैंने ये बताया था कि उसका वालिद पत्थर घड़ने वाला था और उसकी जो मां थी वो मिडवाइफरी का काम करती थी और वो बच्चे जन्म देने में औरतों की हेल्प औरतों को करती थी। अब आपको पता है जो डॉक्टर होती है या मिडवाइफ होती है वो कोई बच्चा अपने पास से नहीं, जैसे हम बताते हैं कि डॉक्टर साहब से अब बच्चों को पहले बताया जाता था ना कि ये टोकरी में अल्लाह मियां ने बच्चा दे दिया है, और अब बताया जाता है अस्पताल से ही आपको लेके आए थे। तो लेकिन सुकरात जिस तरह डॉक्टर या मिडवाइफ एक औरत की हेल्प करती है, उसको हेल्प आउट करती है बच्चा जन्म देने में, इसी तरह सुकरात का यह कहना था कि जो रियलिटी होती है, जो डेफिनेशन होती है, जो चीजें होती हैं, वो पहले जिस बंदे से मैं क्वेश्चन करता हूं उसके अंदर होती हैं। मैं अपनी उसको वो सच डिटरमिन करने में उसको सिर्फ हेल्प आउट करता हूं। मेरा काम सच बताना नहीं है, मेरा काम अगले को, वो कहता था कि मैं अपनी सोसाइटी में वो गॉड फ्लाई हूं, वो मक्खी हूं जो घोड़े के ऊपर बैठती है, उसको डंग मारती है और को चुस्त चलाक रखती है, तो जो उसको सोने नहीं देती। वो कहता था कि मैं अपने वो आदमी हूं जो मुसलसल लोगों को कुरेदता रहता हूं। मैं उनको कहता हूं कि आओ ऐसे ही न मानते चले जाओ, बल्कि आओ बैठ के डेफिनेशन मुकर्रर करें। ऐसे न कहो कि ये जो है डेमोक्रेसी अच्छी होती है, ऐसे न कहो कि जी हम देवी देवताओं को मान लेते हैं। आओ जो उनके अमाल हैं, जो चीजें हो रही हैं, उनके ऊपर डिस्कस करें और वाकई मुतय्यन करें कि ये जो है मामलात कैसे चल रहे हैं। तो और यही वजह थी कि उसको जो वहां की एलीट क्लास थी उसने उसको मरवा दिया। तो ये सूरत हाल, वो कहता था कि मेरा काम इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी है। मिडवाइफरी जैसे मेरी मां औरत की मदद करती है बच्चा जन्म देने में, मैं उसके सच को डिटरमिन करने के लिए उसको हेल्प आउट करता हूं, किसी चीज की डेफिनेशन मुकर्रर करने में उसको हेल्प आउट करता हूं। ये उसका इंटेलेक्चुअल मिडवाइफरी इसको कहा जाता है। एक है हार्मनी विद द डॉक्ट्रिन ऑफ रिमिनिसेंस। अच्छा, ये डॉक्ट्रिन ऑफ रिमिनिसेंस क्या है? इसके अंदर इस नजरिए के, इस थ्योरी के थ्रू कोई भी इल्म जो है, जो चीजें हैं, वो हमें हमारे इल्म प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। इस नजरिए के थ्रू इल्म हमारे अंदर पहले से मौजूद होता है। और प्लेटो ने इस पे बहुत बात की। उसने कहा जी हम जो चीजें यहां पे देखते हैं, हम वो चीजें जैसे मजहब में कहा जाता है आलम अरवाह में हमने देखी हुई थी, तो हम दुनिया में अचानक किसी आदमी को देखते हैं तो हमें यह लगता है कि हमने इसको पहले भी देखा हुआ है, हमें सिर्फ भूल गया होता है और याद दिलाने पे हमें उसकी रियलिटी का पता चल जाता है। तो वो कहते हैं जी, जो रिमिनिसेंस वाले हैं, वो कहते हैं कि ये पैदाइश का जो हादसा है उसके दौरान इंसान एक बिल्कुल नई सूरत हाल में आता है और उसका हाफजा चला जाता है, और जब उस पर क्वेश्चनिंग की जाती है तो वो बुनियादी तौर पे उसका वो चीज उसको याद आ जाती है। तो ये जो इसका मेथड है, सोक्रेटिक मेथड, ये बुनियादी तौर पे इसकी हार्मनी है डॉक्ट्राइन ऑफ रिमिनिसेंस के साथ। ये बुनियादी तौर पे उसी तरह का ये है कि एक आदमी को सच्चाई पहले से मालूम होती है, तो वो उस पर जब क्वेश्चनिंग की जाती है तो उस क्वेश्चनिंग के नतीजे के अंदर जो है उसको पता चल जाता है, सच्चाई उस पर वाज़ेह हो जाती है।
تو یہ بنیادی طور پہ سقراط کا میتھڈ تھا، اور اس میتھڈ کو آپ یاد رکھنا، سقراط نے کوئی خود کتاب نہیں لکھی ہے، پلیٹو نے بعد میں اس کو اپنے جو اس کے پلیٹو کے مقالات تھے اس کے اندر اس نے اس کو انٹروڈیوس کرایا، اور ان مقالات کے اندر اس نے یہ میتھڈ برتا اور بتایا کہ سقراط کا یہ طریقہ کار تھا۔ تو اب ہم یہ پہلے میتھڈ جو ہیں جتنے ان کو ہم ڈیل کریں گے۔ تو آپ نے سقراط کے میتھڈ پہ جب بھی آنا ہے تو یہی آؤٹ لائن بنانی ہے آپ نے، تو ان آؤٹ لائن کو آگے ایکسپلین کرتے جانا ہے۔ تو ایکسپلین جب آپ کریں گے تو آپ کا کوسچن مکمل ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اوکے۔